मुझे नानी नाम की बीमारी हो चुकी थी और अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए मैंने उससे झूठ बोला, लियोनियन हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मैं अब एक अमीर औरत के साथ रिलेशनशिप में हूँ। हमारे बीच जो कुछ भी था वो बस टाइम पास था। चलो अच्छे तरीके से अलग हो जाते हैं। जिस पर तू निगी की बात सुनकर लियो न्यूयन उससे विनती करने लगती है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ मुझसे ब्रेकअप मत करो। जिस पर वह रो रोकर मुझसे भीख मांगती है, मेरे सामने घुटनों पर तक बैठ जाती है, यहाँ तक कि अपनी कलाई काटने की धमकी भी देती है। लेकिन इसके बावजूद मैं ठंडे दिल से वहां से चला गया। मैंने सोचा था कि अब हमारे बीच कभी कोई कनेक्शन नहीं बचेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि 1 साल बाद डिलीवरी करते वक्त मेरी बाइक उसकी कार से टकरा जाती है। जिस पर जैसे ही मैं उसे कार से उतरते हुए देखता हूँ, मैं जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी हुई क्रिटिकल इलनेस रिपोर्ट छिपा लेता हूँ। तभी ड्राइवर लियो न्यूयन से पहले मेरी तरफ दौड़ता हुआ आता है। ओए, तुम चलते कैसे हो? मेरी कार खराब कर दी, क्या तुम इसकी भरपाई कर भी सकते हो? यह सुनकर मैं अपना सिर नीचे कर लेता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि लियो न्यूयन मेरी मौजूदा हालत देखे। सॉरी, अगर गलती मेरी है तो मैं इसकी भरपाई करने की कोशिश करूंगा। जिस पर मैं अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को खड़ा करते हुए लगातार वहां से जल्दी निकलने की कोशिश करता हूँ। मैं बस लियो न्यूयन की नजरों से दूर जाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे पहचान ले। लेकिन अगले ही पल मेरी नजर उसकी नजरों से टकरा जाती है। वह एक खूबसूरत रेड ड्रेस पहने हुए होती है। उसका अंदाज बिल्कुल एक स्वान की तरह एलिगेंट लगता है। उसकी गर्दन में बेहद कीमती नेकलेस चमक रहा होता है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं और उसके पूरे शरीर से एक रॉयल और कोल्ड ऑरा निकल रहा होता है। जिस पर मैं घबरा जाता हूँ और लगातार नजरें चुराने लगता हूँ। लेकिन लियो न्यूयेन मुझे पहचान चुकी होती है। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। तुम भरपाई करोगे? क्या तुम्हें पता भी है कि मेरी इस कार की कीमत कितनी है? उसकी आवाज में जरा भी इमोशन नहीं होता। अब वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक फेमस स्टार बन चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ मैं सिर्फ एक डिलीवरी बॉय बनकर रह गया था। जिस पर उसे दोबारा देखकर मेरे पास उसे देने के लिए सिर्फ शुभकामनाएं ही बची थीं। मैं बस उसकी सफलता देखकर मन ही मन खुश हो सकता था। सॉरी, आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना नुकसान हुआ है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी भरपाई कर सकूं। इसके बाद मैं ड्राइवर की तरफ देखकर कहता हूं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। लेकिन जैसे ही ड्राइवर अपना नंबर देने वाला होता है, लियोनियन उसे बीच में ही रोक देती है। कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी अपनी पूरी जिंदगी में भी ये इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा, रहने दो, चलो यहाँ से। जिस पर वह अपनी लग्जरी कार की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद अचानक रुक जाती है और मेरी तरफ घूर कर देखने लगती है। तो निशी, अगली बार मेरा अटेंशन पाने के लिए ऐसा तरीका मत अपनाना। हम दोनों की राहें बहुत पहले अलग हो चुकी हैं। जरा अपनी हालत तो देखो। अगर तुम्हें पछतावा भी हो रहा है तब भी अब बहुत देर हो चुकी है। यह सुनकर मैं अंदर तक टूट जाता हूँ। क्या उसकी नजरों में मैं सच में इतना गिरा हुआ इंसान था? अचानक मुझे ऐसा फील होता है जैसे किसी ने मेरे सीने में चाकू घोंप दिया हो। दर्द इतना ज्यादा होता है कि मैं मुश्किल से अपने इमोशंस कंट्रोल कर पाता हूँ। दरअसल करीब 6 महीने पहले मुझे पता चला था कि मुझे लास्ट स्टेज स्टमक कैंसर है। डॉक्टर ने साफ कहा था कि मेरे पास 1 साल से भी कम वक्त बचा है और यही वह समय था जब मेरा स्टार्टअप अपने सबसे महत्वपूर्ण फेज में था। वहीं दूसरी तरफ लियो न्यूयेन भी एक टैलेंट कंपटीशन के अहम दौर से गुजर रही थी। हम दोनों एक दूसरे को 10 साल से जानते थे और 10 साल से प्यार भी करते थे। हम दोनों अपने छोटे शहर से इस बड़े सिटी में आए थे। हमने साथ में कई ड्रीम्स देखे थे। मैं एक दिन सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता था और वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहती थी। मैं उससे वादा करता था कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं उसकी मूवीज में इन्वेस्ट करूंगा। मैं कभी भी इंडस्ट्री की गंदी पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सीज को उसके करीब नहीं आने दूंगा। हम दोनों सपना देखते थे कि खूब पैसा कमाने के बाद इस सिटी में एक बड़ा घर खरीदेंगे, फिर 2 बच्चे होंगे और खाली समय में उन्हें स्टार्स दिखाने ले जाएंगे। जिस पर एक दिन लियू नुयेन मेरे कंधे पर सिर रखकर मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हम बच्चों को साथ न ले जाएं? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ स्टार्स देखना चाहती हूँ, सिर्फ हम दोनों। वह वक्त सिर्फ हमारा होगा। यह सुनकर मैं मुस्कुरा देता हूँ। उस समय मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल होता है कि मुझे अपनी जिंदगी की इस सबसे खास लड़की को हमेशा खुश रखना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी कुर्बान क्यों न करना पड़े। लेकिन हमारी सारी खूबसूरत इमेजिनेशन एक ही पल में टूटकर बिखर जाती है जब मेरे हाथ में लास्ट स्टेज कैंसर की रिपोर्ट आती है। इसके बाद अगले दिन जब लियो न्यूयेन कंपटीशन में गई हुई होती है, मैं हमारा घर छोड़ देता हूँ। अपने पास बचा हुआ सारा पैसा उसके लिए छोड़ जाता हूँ। फिर मैं उससे हर तरह का कांटेक्ट खत्म कर देता हूँ और उसे ब्रेकअप की बात बता देता हूँ। उस फोन कॉल में मैं अपनी जिंदगी के सबसे बेरहम शब्द उसे सुनाता हूँ। तुम एक बेवकूफ और नासमझ लड़की हो। तुम मेरे करियर में कोई मदद नहीं कर सकती। तुम्हें बस खाना, घूमना, फोटोज लेना और एंजॉय करना आता है। तुम मेरे लिए सिर्फ एक बोझ हो। अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो कभी सक्सेस हासिल नहीं कर पाऊंगा। जिस पर मेरी बात सुनकर लियो न्यूयेन रोते हुए कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं बदल जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ कि आगे से बेवजह टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। यह सुनकर मेरा दिल बुरी तरह टूट रहा होता है, लेकिन मैं क्या करता? मेरे पास 1 साल से भी कम वक्त बचा था। मैं उसे अपने साथ दुखों में नहीं घसीट सकता था। उससे दूर जाना ही उसके लिए सबसे
बेहतर फैसला था। उसकी रोने की आवाज मेरे दिल को चीर रही थी। मेरे अंदर ऐसा कोई पल नहीं था जब मुझे दर्द महसूस न हो रहा हो। मेरी आंखों से भी आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन फिर भी मैं खुद को मजबूत दिखाते हुए कहता हूँ, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम कर सकती हो तो इस कंपटीशन में अपना बेस्ट देना, ऊंची रैंक हासिल करना और साबित करना कि मैं गलत था। इतना कहने के बाद मैं कॉल काट देता हूँ, फिर अपना पुराना सिम कार्ड भी फेंक देता हूँ। उस दिन के बाद मैं लियू न्यूयन की दुनिया से पूरी तरह गायब हो गया। लेकिन सच ये था कि मैं उससे बेहद प्यार करता था। वह सच में बहुत अच्छी लड़की थी। जब भी मैं देर से घर लौटता, वह मेरे लिए नूडल्स बनाकर रखती थी। कभी मेरे कंधे दबाती थी, कभी मेरी पीठ की मसाज करती थी और कभी जानबूझकर क्यूट हरकतें करके मुझे हंसाने की कोशिश करती थी। मैं सच में उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन रियलिटी ये थी कि अब मेरे पास उससे प्यार करते रहने का हक नहीं बचा था। जिस पर उसे लग्जरी कार में बैठकर जाते हुए देखने के बाद मैं अपने डिलीवरी ऑर्डर को चेक करता हूँ। तभी पता चलता है कि खाना गिर चुका है। मैं गहरी सांस लेता हूँ और कस्टमर को कॉल करके माफी मांगता हूँ, लेकिन कॉल उठाते ही कस्टमर मुझ पर बुरी तरह भड़क जाता है। मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ और तुमने मेरा खाना गिरा दिया, कैसी डिलीवरी करते हो तुम? जिस पर मैं जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बार बार सॉरी बोलता हूँ और कंपेंसेशन देने की बात करता हूँ, लेकिन कस्टमर कहता है, तुम्हारे कंपेंसेशन से क्या होगा, मेरा खाना खराब हो गया, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आखिरकार काफी देर तक माफी मांगने और 3 गुना कॉम्पेंसेशन देने का वादा करने के बाद कस्टमर का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। कॉल कटने के बाद भी मैं ज्यादा निराश नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में बुरी चीजें पहले ही बहुत ज्यादा हैं। आखिर मेरी बीमारी से ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? इसी बीमारी की वजह से मैंने अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे इंसान को खुद अपने हाथों से खो दिया था, और जब भी मैं इस बात के बारे में सोचता हूँ, मेरा दिल आज भी चाकू की तरह दर्द से भर जाता है। लेकिन एक बात अच्छी थी। सबसे बड़ी राहत की बात यह थी कि लियू नुयेन ने कभी हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे अपने हर ड्रीम को पूरा करती जाती है, जिस पर पिछले 1 साल से मैं हमेशा दूर से उसे देखता रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि वह दिन ब दिन और बेहतर होती जाती है। उसकी फेम लगातार बढ़ती जाती है और यह देखकर मुझे दिल से खुशी होती है। कभी कभी जब उसके बारे में नेगेटिव न्यूज सामने आती है या फैंस उसे बुरा भला कहते हैं, तो मैं उनसे ऑनलाइन बहस तक करने लगता हूँ, जिस पर कई बार फैंस मुझसे पूछते हैं, ऐसा लगता है जैसे तुम उसे रियल लाइफ में जानते हो, क्या वह सच में इतनी अच्छी है? यह सुनकर मेरा मन करता है कि मैं उन्हें बशें बताऊं। वह मेरी बातों से हजारों लाखों गुना ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं कभी यह बात कह नहीं पाता। मैं सच में उसे जानता था, लेकिन यह सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाता था। मैं डरता था कि कहीं मेरी वजह से लियू नुयेन किसी नए कंट्रोवर्सी में न फंस जाए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, खासकर किसी राइजिंग स्टार के लिए। वहां एक छोटी सी गलती भी अपोनेंट्स के हाथ लग जाती है और फिर उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। अगर जरा सी भी सावधानी न बरती जाए तो पूरा एक्टिंग करियर खत्म हो सकता है। इसके बाद एक डिलीवरी पूरी करने के बाद मुझे मेरे डॉक्टर का कॉल आता है। वह मुझे फॉलोअप चेकअप के लिए हॉस्पिटल आने को कहते हैं, जिस पर मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूं और कंसल्टेशन रूम में दाखिल होता हूं। वहां चारों तरफ डिसइंफेक्टेंट की तेज स्मेल फैली हुई होती है। उस स्मेल को महसूस करते ही मेरा मन फिर से भारी हो जाता है, जिस पर डॉक्टर हान मेरी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम अभी इतने यंग हो, क्या तुम सच में ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते? मैं हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता हूं, अब उसका कोई मतलब नहीं है डॉक्टर हान, मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा। इसके बाद मैं उनसे कुछ पेन किलर मेडिसिन लिखने की रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि यह बीमारी जब भी अटैक करती है ऐसा दर्द देती है जैसे इंसान जिंदा होते हुए भी मर रहा हो। अगर पेनकिलर्स ना हो तो एक एक सेकंड काटना भी सजा जैसा लगता है। यह सुनकर डॉक्टर हान गहरी सांस लेते हैं और मेरे लिए पेनकिलर्स लिख देते हैं, जिस पर मैं प्रिस्क्रिप्शन लेकर पेमेंट करने और मेडिसिन लेने निकलता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि वहीं मेरी मुलाकात फिर से लियू न्यूयेन से हो जाएगी और उसके साथ एक आदमी भी खड़ा होता है। भले ही लियू न्यूयेन ने मास्क पहना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। वहीं उसके साथ खड़े उस आदमी को भी मैं पहचानता था। वह बिजनेस वर्ल्ड का एक राइजिंग स्टार था। मैंने उसके बारे में कई न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ा था। अगर मुझे सही याद है तो उसका नाम हाक सोई था। उसने इंटरनेट इंडस्ट्री से अपना बिजनेस शुरू किया था। वह एक फेमस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था। उसकी पर्सनालिटी शानदार थी और वह काफी हैंडसम भी था। आज उसकी प्रॉपर्टी अरबों युआन तक पहुंच चुकी थी। न जाने कितनी लड़कियों के लिए वह ड्रीम बॉय बन चुका था, जिस पर जब मैं दोनों को साथ खड़ा देखता हूं तो वे सच में परफेक्ट कपल लगते हैं। मैं तुरंत सिर झुकाकर उनके पास से निकलने की कोशिश करता हूं, लेकिन लियू न्यूयेन फिर भी मुझे पहचान लेती है। वह मेरी तरफ देखकर तंज भरे लहजे में कहती है, चुप, तुम हॉस्पिटल क्यों आए हो? कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? यह सुनते ही हाक सोई तुरंत अलर्ट हो जाता है, जिस पर वह अपना हाथ फैलाकर लियू न्यूयन को अपने पीछे कर लेता है और मुझे सतर्क नजरों से देखने लगता है। तुम कौन हो? उसे लियू न्यूयन का हाथ पकड़ते देखकर मेरे दिल में फिर एक हल्का सा दर्द उठता है। जिस औरत की रक्षा करने के लिए मैं कभी सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था, आज वही किसी दूसरे आदमी के पीछे खड़ी थी। लेकिन फिर मैं खुद को समझाता हूँ कि शायद यही बेहतर है। कम से कम हाक सोई जैसा इंसान लियो न्यूयन का ख्याल रख सकता है। यह सोचकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिलती है, जिस पर मैं जल्दी से कहता हूँ, सॉरी, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं यहाँ सिर्फ फूड डिलीवरी देने आया था। इतना कहकर मैं वहां से जाने लगता हूँ, लेकिन तभी पीछे से लियो न्यूयेन की आवाज सुनाई देती है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी कोशिशें बंद कर देनी चाहिए। इस जिंदगी में मैं कभी भी तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं
नहीं रखना चाहती, और ये मत सोचना कि मैं वापस तुम्हारे पास लौटूंगी। उसकी आवाज काफी ऊंची होती है। यह सुनकर मैं अंदर से घबरा जाता हूँ। सच तो यह था कि मुझे वहां एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए था। उस वक्त मैं खुद को किसी जोक से कम नहीं समझ रहा था, जिस पर मैं जल्दी से वहां से निकल जाता हूँ। हालांकि मैं जानता था कि हाक सोई लियो न्यूयन का अच्छे से ख्याल रख सकता है, लेकिन फिर भी मेरे दिल का दर्द कम नहीं होता। यह एहसास ऐसा था जैसे हजारों सुइयां एक साथ मेरे शरीर में चुभ रही हों। दर्द सीधा मेरी हड्डियों तक पहुंच रहा था। मैं भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जाकर लोगों के बीच खो जाता हूँ। तब जाकर मेरा बेचैन दिल थोड़ा शांत होता है। लेकिन लियो न्यूयन की कही हुई बातें लगातार मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। मैं जानता था कि वह मुझसे नफरत करती है। उसने जानबूझकर मुझे हर्ट करने के लिए वह बातें कही थीं, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी दोष नहीं देता, क्योंकि यह सब मेरी ही वजह से हुआ था। उस समय सबसे पहले मैंने ही उसका दिल तोड़ा था। आज जो कुछ हो रहा था शायद वही उसका रिजल्ट था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि लियो न्यूयन वापस मेरे पास आए, बल्कि मैं तो चाहता था कि वह मुझसे जितना दूर रहे उतना अच्छा हो। आखिर मैं ऐसा इंसान था जिसकी लक दुनिया की सबसे खराब लक लगती थी। सिर्फ 20 साल की उम्र में मुझे लास्ट स्टेज कैंसर हो गया था, जिस पर मैं कई बार सोचता हूँ कि शायद किस्मत ने मेरे साथ बहुत क्रूर मजाक किया है। यह भी साबित करता है कि मैं भगवान का चहेता इंसान नहीं हूँ। इसके बाद मैं अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठता हूँ और वहां से निकल जाता हूँ। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराती है। उसमें ठंडक भी होती है और हड्डियों तक उतर जाने वाला एहसास भी। लेकिन जो दर्द अभी अभी मिला था उसके सामने यह कुछ भी नहीं था। जब मैं लियो न्यूयन से दूर गया था तब मैंने उसे बोझ कहा था। मैंने कहा था कि वह मेरी राह का रोड़ा है। मैंने कहा था कि वह मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने उसे चोट पहुंचाने के लिए हर कड़वी बात कही थी। मैं उससे अच्छे तरीके से दूर जाना चाहता था, लेकिन अब जब हम दोबारा मिले तो मेरा आखिरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म हो चुका था। लियो न्यूयन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने का हक खो चुका हूँ। इसके बाद रास्ते में पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाती है, जिस पर मैं जल्दी से बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढता हूँ। मेरी मौजूदा हेल्थ कंडीशन में बारिश का एक कतरा भी मेरे लिए खतरनाक हो सकता था। अगर मुझे कोल्ड हो जाता तो शायद वह मेरे लिए जानलेवा साबित होता। मैं एक छज्जे के नीचे खड़ा होकर गिरती हुई बारिश को देखने लगता हूँ और फिर सोचता हूँ कि कम से कम मैं एक बार फिर लियो न्यूयन को अपनी आंखों से देख तो पाया। यह सोचकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है। कुछ देर सोचने के बाद बारिश रुकते ही मैं घर लौट जाता हूँ। घर पहुंचकर मैं थोड़ा बहुत कमरा साफ करता हूँ, फिर हल्का सा दलिया खाकर आराम करने बैठ जाता हूँ। इसके बाद मैं अपना फोन खोलता हूँ। मैं देखना चाहता था कि लियो न्यूयन की कोई नई अपडेट आई है या नहीं। हाल ही में उसकी एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज रिलीज होने वाली थी। अभी शो रिलीज भी नहीं हुआ था, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी पहले ही बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही मैं फोन खोलता हूँ मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाई देती है। बिजनेस वर्ल्ड के नए यंग टाइकून और टॉप एक्ट्रेस को हॉस्पिटल में साथ देखा गया, जिस पर मैं तुरंत न्यूज खोलकर पढ़ने लगता हूँ। उसमें लिखा होता है कि हाक सोई और लियो न्यूयन हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी चेकअप के लिए गए थे। कुछ मीडिया अकाउंट्स दावा कर रहे थे कि दोनों काफी समय से सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं, और अब हॉस्पिटल जाने का कारण यह है कि लियो न्यूयन प्रेग्नेंट हो चुकी है। यहाँ तक कि कई लोग उनकी वेडिंग न्यूज आने की भविष्यवाणी तक करने लगते हैं। यह न्यूज देखकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यह खबर झूठी है। लियो न्यूयन को फेमस हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। ऐसे समय पर उसके प्रेग्नेंट होने की संभावना बहुत कम थी, और उसकी कंपनी भी ऐसी चीज कभी अलाउ नहीं करती। जिस पर लगभग 1 घंटे बाद लियो न्यूयन की टीम ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करती है। उसमें कहा जाता है कि वह हॉस्पिटल सिर्फ रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए गई थी, जहां उसकी मुलाकात संयोग से हाक सोई से हो गई। उन दोनों के बीच प्राइवेट लाइफ में किसी तरह का कांटेक्ट नहीं है। इसके बाद कमेंट सेक्शन दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ लोग लियो न्यूयन का सपोर्ट कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि लियो न्यूयन सिर्फ दिखावा कर रही है। उनका कहना था, अगर बॉस हाक का सपोर्ट न होता तो बिना किसी बैकग्राउंड वाली लड़की इतनी जल्दी फेमस कैसे हो सकती थी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगते हैं कि लियो न्यूयन हक सोई के लायक ही नहीं है। ये कमेंट्स देखकर मेरा खून खौल उठता है। जो भी लियो न्यूयन के खिलाफ कुछ गलत लिखता है मैं तुरंत उसे रिप्लाई देने लगता हूँ। मैं किसी भी कीमत पर लोगों को लियो न्यूयन की बेइज्जती करते हुए नहीं देख सकता था। जिस पर मैं लगातार कमेंट्स का जवाब दे रहा होता हूँ कि तभी मुझे एक प्राइवेट मैसेज मिलता है, भाई लगता है आप लियो न्यूयन के सच्चे फैन हो। हजारों कमेंट्स उसे गालियां दे रहे हैं, लेकिन आप एक भी कमेंट छोड़े बिना सबको जवाब दे रहे हो। मैसेज भेजने वाला एक अननोन पर्सन होता है। उसकी प्रोफाइल पिक्चर में सिर्फ स्टार्स बने हुए थे। जिस पर मैं जवाब देता हूँ, बस मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग उसे बदनाम करते हैं। वह तुरंत रिप्लाई करता है, आजकल आपके जैसे इंसाफ पसंद लोग बहुत कम मिलते हैं। वैसे इस बार जो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ है उसका लियो न्यूयन पर काफी बुरा असर पड़ा है। जिस पर मैं पूछता हूँ, क्या तुम भी लियो न्यूयन के फैन हो? वह जवाब देता है, शायद मुझे वह काफी पसंद है और वह बहुत मेहनती भी है। यह सुनकर मैं एक स्टिकर भेज देता हूँ। इसके बाद हमारी काफी अच्छी बातचीत होने लगती है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस इंसान से बात करके काफी अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद मैं लिखता हूँ, अगर हाक सोई सच में लियो न्यूयन को पसंद करता है तो शायद उनका साथ होना बुरा नहीं होगा। यह पढ़ते ही सामने वाले का रवैया अचानक बदल जाता है। हमारी लियो न्यूयन उसे कभी पसंद नहीं करेगी। असल में हेनक सोई तो एक प्ले बॉय
बॉय है, उसके आसपास न जाने कितनी औरतें रहती हैं। हो सकता है यह हॉस्पिटल वाला ड्रामा भी उसी ने प्लान किया हो, जिस पर मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ। वह आगे लिखता है, मैं तुम्हें बता दूं, मैं उसका करियर फैन हूँ। इस समय लियो न्यूयन को किसी भी हालत में रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहिए। जिस पर मैं जवाब देता हूँ, तुम सही कह रहे हो। लेकिन तभी वह लिखता है, ठीक है, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मेरा मूड खराब हो गया है, सिर्फ अब गया है, मैं सोने जा रहा हूँ। मैसेज भेजते ही उसका अकाउंट ऑफलाइन हो जाता है, जिस पर मैं उत्सुकता में उसकी प्रोफाइल खोलकर देखने लगता हूँ। उसकी लोकेशन इसी सिटी की दिखाई देती है। उसका निकनेम था नुयेन डंग यूनेट दानडोई और बायो में लिखा होता है, किसी के साथ स्टार्स देखने का इंतजार कर रही हूँ। इसके अलावा उसके अकाउंट पर कोई वीडियो या पोस्ट नहीं था। जानकारी बहुत कम थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि यह इंसान काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद मैं टाइम देखता हूँ, रात काफी हो चुकी थी। मैं फोन की स्क्रीन पर लगी लियू न्यूयेन की फोटो को देखने लगता हूँ। ये वही फोटो थी जो हमने रिलेशनशिप की शुरुआत में खिंचवाई थी। हम दोनों हाई स्कूल ग्रेजुएशन के तुरंत बाद साथ आए थे और ये फोटो भी उसी समय की थी। भले ही ये आजकल की प्रोफेशनल फोटोज की तरह परफेक्ट नहीं थी, लेकिन मेरे लिए यह दुनिया की सबसे खास फोटो थी। पिछले कई सालों में मैंने कई फोन्स बदले थे, लेकिन यह वॉलपेपर कभी नहीं बदला। लियू न्यूयेन हमेशा कहती थी कि ये फोटो अच्छी नहीं है। उसने कई बार इसे चेंज करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं कभी उसे हटाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि यह पहली फोटो थी जो मैंने उसकी खींची थी। और मेरी नजरों में उस फोटो वाली लियू न्यूयेन किसी भी फेमस एक्ट्रेस से कम खूबसूरत नहीं थी। हाई स्कूल के बाद हम दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटीज में गए थे, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ने कभी हमारे प्यार को कमजोर नहीं किया। हम उन कपल्स की तरह नहीं थे जो दूरी की वजह से अलग हो जाते हैं, बल्कि दूरी ने हमें एक दूसरे की अहमियत और ज्यादा समझाई थी। हम दोनों की फैमिली कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन एक दूसरे से मिलने के लिए हम पार्ट टाइम जॉब्स करते थे और पैसे बचाते थे। पहले साल से लेकर ग्रेजुएशन तक हम दोनों हर पैसे का हिसाब लगाकर ट्रेन टिकट्स खरीदते थे। इतने सालों में जमा हुए टिकट्स का ढेर काफी मोटा हो चुका था, जिस पर मेरे रूममेट्स अक्सर मुझसे जलते थे, यार भगवान ने सच में तुझ पर मेहरबानी की है, इतनी खूबसूरत और इतनी लॉयल गर्लफ्रेंड हर किसी को नहीं मिलती। यह सुनकर मैं हमेशा मन ही मन खुद को लकी समझता था। लियू न्यूयेन से मिलना मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात थी, और इसलिए जब भी मैं उसके साथ होता था उसे बहुत संभाल कर रखता था। मैं कभी नहीं चाहता था कि उसे किसी भी तरह की तकलीफ हो। घर का खाना बनाना हो या बर्तन धोना, मैं हमेशा खुद करने की कोशिश करता था। मैं उसके लिए सुंदर कपड़े खरीदता था, अपनी बचत से उसके पसंदीदा ज्वेलरी पीसेस भी खरीदता था। उस वक्त हम दोनों उम्मीदों से भरे हुए थे। हमारे पास फ्यूचर को लेकर अनगिनत खूबसूरत ड्रीम्स थे। मैं उस पर पैसे खर्च करना चाहता था, लेकिन वह हमेशा मना कर देती थी। वह कहती थी, पैसे बचाकर रखो, बाद में हम इसी सिटी में अपना घर बनाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के दौरान कई लड़कों ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने हर बार बिना झिझक उन्हें रिजेक्ट कर दिया। फिर वह मुझसे कहती थी, लियू न्यूयेन, पूरी जिंदगी सिर्फ तू निशी से प्यार करेगी, मेरी जिंदगी में कोई दूसरा आदमी कभी नहीं आएगा। जिस पर मैं भी मुस्कुराकर कहता था, तू निशी भी पूरी जिंदगी सिर्फ लियू न्यूयेन से प्यार करेगा, मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। लेकिन आखिर में वादा तो मैंने ही तोड़ा था, मैंने ही उसका भरोसा तोड़ा था। उसने मेरे साथ रहते हुए बहुत मुश्किलें झेली थी, लेकिन मैं उसे वह खुशियां कभी नहीं दे पाया जिसकी वह हकदार थी। गलती मेरी थी, पूरी तरह मेरी। इन पुरानी यादों को सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग जाती है, लेकिन आधी रात को अचानक एक भयानक दर्द का अटैक पड़ता है, जिस पर मैं झटके से बिस्तर से उठ बैठता हूँ। बाहर चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मैं मुश्किल से पेन किलर निकालकर खाता हूँ, लेकिन इस बार दवा भी कोई असर नहीं करती। दर्द इतना बढ़ जाता है कि मैं फर्श पर लौटने लगता हूँ। मेरे मुंह से दर्द भरी चीखें निकलने लगती हैं। मेरी हथेलियां और माथा ठंडे पसीने से भीग जाते हैं। पता नहीं कितना वक्त गुजरता है, तभी कोई तेजी से कमरे के अंदर आता है। अरे तू निगी, क्या हुआ, तुम ठीक हो? लेकिन मैं जवाब तक नहीं दे पाता। धुंधली चेतना में मुझे सिर्फ इतना याद रहता है कि मेरा रूममेट मुझे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं खुद को एक सफेद हॉस्पिटल बेड पर पाता हूँ। मैं धीरे धीरे आसपास देखता हूँ। मेरे बेड के पास मेरा रूममेट बैठा होता है, जिस पर वह मुझे जागता देखकर कहता है, अरे आखिर तुम होश में आ गए, अब कैसा लग रहा है? मैं धीरे से कहता हूँ, पहले से बेहतर हूँ, थैंक्स। वह मुस्कुराकर कहता है, थैंक्स की क्या बात है, तुम ठीक हो यही काफी है, अब मुझे डिलीवरी पर जाना है। जिस पर मैं शर्मिंदा होकर कहता हूँ, सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हारा काफी टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन वह हंसते हुए कहता है, इतनी फॉर्मेलिटी मत किया कर। उसके जाने के बाद मैं धीरे धीरे बेड से उठने की कोशिश करता हूँ, तभी पास खड़ी नर्स भाग कर आती है। बेड नंबर 3, आप क्या कर रहे हैं? जल्दी लेट जाइए, क्या आपको अपनी जान की परवाह नहीं है? इसके कुछ देर बाद मेरा डॉक्टर भी वहां पहुंच जाता है। वह मेरी रिपोर्ट देखकर गंभीर आवाज में कहता है, आपकी कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, अब तो पेनकिलर्स भी ठीक से काम नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि आपको ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, कम से कम इससे दर्द कुछ कम हो जाएगा। लेकिन मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, रहने दीजिए डॉक्टर, मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा, ये सिर्फ पैसों की बर्बादी होगी। यह कहकर मैं बेड से उतर जाता हूँ, जिस पर डॉक्टर और नर्स मुझे देखते रहते हैं। उनकी आंखों में बहुत कुछ होता है, लेकिन वे कुछ नहीं कहते। मैं कमजोर शरीर को संभालते हुए धीरे धीरे बाहर निकलने लगता हूँ। लेकिन तभी एक बार फिर मेरी मुलाकात लियो न्यूयेन से हो जाती है। वह वही इंसान थी जिसे मैं दिन रात याद करता था, और वही इंसान थी
जिससे मैं सबसे ज्यादा बचना चाहता था। उस समय मेरी हालत बेहद खराब थी। मैं जल्दी से मास्क पहन लेता हूँ, लेकिन फिर भी एक पल की देरी हो जाती है, जिस पर उसकी नजरें सीधे मेरी तरफ टिक जाती हैं। उसकी आंखों में हल्की सी हलचल दिखाई देती है। तू निगी, तुम फिर हॉस्पिटल में क्यों आए हो? मैं अभी मास्क ठीक से पहन भी नहीं पाता कि वह आगे बोल पड़ती है, मत बताना कि इस बार भी तुम फूड डिलीवरी देने आए हो। यह सुनकर मैं एक पल के लिए रुक जाता हूँ, क्योंकि आज मैं डिलीवरी यूनिफॉर्म में नहीं था। मैं कुछ सेकंड सोचता हूँ, फिर शांत आवाज में कहता हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जिस पर मैं आगे जोड़ता हूँ, तुम अभी पब्लिक अटेंशन के बीच हो। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो तुम्हारे लिए और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मेरी बात सुनकर लियो न्यूयेन का चेहरा थोड़ा बदल जाता है। फिर वह हल्की कड़वाहट के साथ कहती है, सही कहा, शायद मैं ही बेवजह दखल दे रही थी, लेकिन फिर भी तुम यहाँ क्या करने आए हो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसकी आंखों में एक पल के लिए निराशा की झलक दिखाई देती है, जिसे देखकर किसी का भी दिल भर आता है। जिस पर मैं धीरे से जवाब देता हूँ और उसके पास से निकलकर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद भी मैं खुद को रोक नहीं पाता। मौसम ठंडा हो रहा है, अपना ध्यान रखना। यह कहकर मैं तेजी से हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता हूँ और अपने किराए के कमरे में लौट आता हूँ, जिस पर मैं अपने शरीर के दर्द को दबाते हुए फोन की तरफ देखता हूँ। तभी मुझे पता चलता है कि TUIAN नाम की वह ऑनलाइन फ्रेंड, जिसे मैं सबसे प्यारी ऑनलाइन फ्रेंड मानता हूँ, उसने मुझे मैसेज भेजा है। उसने लिखा था कि आज उसका मूड अच्छा नहीं है, जिसे देखकर मैं थोड़ी देर बाद रिप्लाई करता हूँ, क्या हुआ, कोई ऐसी बात है जिसने तुम्हें परेशान कर दिया है? लेकिन मैसेज भेजने के बाद भी तुरंत कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी मेरी नजर सर्च बोर्ड पर चल रही एक हॉट न्यूज पर पड़ती है, जिसका कीवर्ड होता है हाक सोई ने अफवाहों का खंडन किया। जिस पर मैं तुरंत न्यूज खोलकर देखता हूँ। हाक सोई ने खुद एक वीडियो अपलोड किया था। वीडियो का मुख्य मतलब यही था कि उसका और लियो न्यूएन का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा मीडिया दावा कर रही है। उसने साफ कहा था कि उसकी और लियो न्यूएन की मुलाकात सिर्फ हॉस्पिटल में संयोग से हुई थी। यह क्लैरिफिकेशन लगभग वही था जो लियो न्यूएन की तरफ से भी दिया गया था। जिसके बाद मैं कमेंट सेक्शन खोलकर देखने लगता हूँ। नीचे ज्यादातर लोग हक सोआई की तारीफ कर रहे होते हैं। कोई उसे जेंटलमैन कह रहा होता है तो कोई उसकी पर्सनैलिटी की तारीफ कर रहा होता है। एक लिस्टेड कंपनी का चेयरमैन होकर भी वह लियो न्यूएन की मदद के लिए खुद सामने आया था। जिस पर कुछ लोग कमेंट करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई डोमिनेटिंग CEO अपनी छोटी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा हो। जिस पर दूसरा कमेंट आता है, बिल्कुल, CEO ने देखा कि उसकी वाइफ को गलत समझा जा रहा है, इसलिए वह तुरंत उसकी रक्षा के लिए सामने आ गया। ये तो बहुत स्वीट है। ऐसे कमेंट्स बहुत तेजी से टॉप पर पहुंचने लगते हैं। तभी मुझे न्यू येन तथ दांग्यू नाम का अकाउंट दिखाई देता है। वह सीधे उन कमेंट्स का रिप्लाई करते हुए लिखता है, बस भी करो तुम लोग, इन दोनों में कपल वाली कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है? और वैसे भी नी येन अभी अपने करियर के सबसे महत्वपूर्ण दौर में है। वह बिल्कुल भी रिलेशनशिप में नहीं पड़ेगी और उसे हक्सवाई भी पसंद नहीं है। उसका यह रिप्लाई इतना दृढ़ था कि ऐसा लग रहा था जैसे वही इस पूरी घटना की असली गवाह हो। जिस पर कुछ लोग उसे टारगेट करके बहस शुरू कर देते हैं, लेकिन वह बिल्कुल पीछे नहीं हटती। वह कमेंट सेक्शन में जमकर आर्ग्यूमेंट करने लगती है। जितनी बहस बढ़ती है, मैं भी उतनी ही तेजी से उसकी मदद करने के लिए रिप्लाई करने लगता हूँ। काफी देर तक बहस करने के बाद वह मुझे कुछ फनी इमोजीज भेजती है। आखिरकार गुस्सा निकाल ही दिया। जिस पर मैं रिप्लाई करता हूँ, गुस्सा निकल जाए तो अच्छा होता है। लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया? इसके बाद वो मुझसे पूछती है, और तुम्हारा क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है? उसका यह सवाल सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह जाता हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि इसका जवाब क्या दूं। क्या मैं दुखी हूँ? शायद हूँ, और शायद नहीं भी। आखिर अब मेरी जिंदगी में सिर्फ 3 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में खुशी और दुख जैसी चीजों का शायद अब कोई खास मतलब नहीं रह गया था। तभी उसका अगला मैसेज आता है, तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? जिसके साथ वह ढेर सारे स्टिकर्स भी भेज देती है। मैं बस यही सोचता हूँ कि काश वह अच्छी तरह अपनी जिंदगी जी सके, लेकिन वह तुरंत समझ जाती है कि कोई ना कोई बात जरूर छिपी हुई है। जिस पर वह लगातार डिटेल्स पूछने लगती है। लेकिन यह मामला लियो न्यूयेन से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं कोई भी सुराग सामने नहीं आने देना चाहता था। जिस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस उसे गुड नाइट कहता हूँ और ऑफलाइन हो जाता हूँ। इसके बाद जब मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर महसूस होती है, तब मैं फिर से डिलीवरी का काम करने बाहर निकल जाता हूँ। हालांकि मेरी मौजूदा हालत ऐसी नहीं थी कि मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। मैं सिर्फ इतना कमा रहा था कि रोजमर्रा की जिंदगी किसी तरह चलती रहे। इस समय मैं शहर के सबसे सस्ते किराए वाले कमरे में रह रहा था, और सच कहूं तो फ्यूचर से भी मुझे अब कोई खास उम्मीद नहीं बची थी। जिस पर मैं बड़े ऑर्डर्स लेने से भी बचता हूँ, क्योंकि मुझे डर रहता है कि कहीं मेरी तबीयत खराब होने की वजह से किसी और का समय बर्बाद ना हो जाए। लेकिन आज डिलीवरी करते वक्त एक ऐसी चीज होती है जिसकी मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। मुझे एक स्पेशल ऑर्डर मिलता है, जिसे खास तौर पर मेरा नाम चुनकर असाइन किया गया था। इतना ही नहीं, कस्टमर ने सीधे 188 युआन की टिप भी दी थी। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद सामान बहुत भारी होगा, जिस पर मैं कस्टमर से बात करके ऑर्डर कैंसिल करने का सोचता हूँ। लेकिन जब मैं डिटेल्स खोलकर देखता हूँ, तब पता चलता है कि ऑर्डर में सिर्फ एक केक था। मेरे लिए यह रकम बिल्कुल छोटी नहीं थी। ऊपर से ऑर्डर
ऑर्डर भी ज्यादा मुश्किल नहीं था और नोट में साफ लिखा था कि बस आज के अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए, जिसे देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ और सोचता हूँ कि यह तो मानो आसमान से गिरा हुआ लकी ऑर्डर है, जिस पर मैं बिना एक पल गंवाए एक्सेप्ट बटन दबा देता हूँ। वैसे भी इस समय मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। इसके बाद मैं दिए गए एड्रेस से केक पिकअप करता हूँ और डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ता हूँ। रास्ता ज्यादा दूर नहीं था, लगभग आधे घंटे बाद मैं वहां पहुंच जाता हूँ, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि यह एक बेहद लग्जरी रेजिडेंशियल एरिया था। आमतौर पर ऐसी हाई क्लास कम्युनिटीज में डिलीवरी स्टाफ को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। सामान लेने के लिए मैनेजर या बटर आते हैं और फिर खुद रेजिडेंट्स तक पहुंचाते हैं, यानी रेजिडेंट्स की प्राइवेसी का यहाँ बेहद खास ध्यान रखा जाता था। जिस पर जब मैं केक बटलर को देने ही वाला होता हूँ, वह ऑर्डर डिटेल्स देखकर कहता है, सर कृपया 1 मिनट इंतजार कीजिए। उसे मुझे सर कहते सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि बाकी लोगों की नजर में तो मैं सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था। मैं पूछता हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? ऑर्डर में कुछ गड़बड़ है क्या? क्योंकि केक काफी महंगा था, अगर इसे कोई नुकसान पहुंचता तो मैं उसकी भरपाई बिल्कुल नहीं कर सकता था। जिस पर बटर मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनर ने खास निर्देश दिया है कि यह केक आप खुद उनके घर तक पहुंचाएंगे। यह सुनकर मेरे चेहरे पर साफ हैरानी दिखाई देती है। आपको यकीन है कि कोई गलती नहीं हुई? बिल्कुल नहीं सर, कृपया मेरे साथ आइए। इसके बाद वह मेरे लिए गेट खोल देता है। मैं कम्युनिटी के अंदर प्रवेश करता हूँ। मुझे लगा था कि मुझे पैदल जाना पड़ेगा, लेकिन वहां तो स्पेशल शटल कार भी मौजूद थी, जिसे देखकर मुझे एक बार फिर एहसास होता है कि अमीर लोगों की दुनिया सच में अलग होती है। रास्ते भर मैं आसपास का माहौल देखता रहता हूँ। हर तरफ हरियाली थी, बिल्डिंग्स के बीच काफी दूरी थी और पूरा एनवायरनमेंट बेहद शानदार था। कुछ देर बाद हम बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाते हैं। बटर मेरे लिए एलिवेटर भी कॉल कर देता है। ऐसी बिल्डिंग्स में आमतौर पर एक एलिवेटर सिर्फ एक अपार्टमेंट के लिए होती है, जिससे प्राइवेसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं मन ही मन सोचता हूँ कि यहाँ की प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में होगी और मेंटेनेंस फी भी शायद कम नहीं होगी। जिस पर मैं बटलर को धन्यवाद देता हूँ और एलिवेटर में चढ़ जाता हूँ। कुछ ही देर में एलिवेटर 8वीं मंजिल पर पहुंच जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस समय मेरे दिल में अजीब सी घबराहट होने लगती है। इसके बाद मैं डोरबेल दबाता हूँ। डोरबेल बजते ही कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुल जाता है, जिस पर मैं सोचने लगता हूँ कि क्या ऑनर पहले से ही मेरे आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुलता है, मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह जाता हूँ, क्योंकि दरवाजे पर खड़ी शख्स कोई और नहीं बल्कि लियू नुयन होती है। वही लियू नुयन जिसे मैं दिन रात याद करता रहा था। तुम? जिस पर वह मेरी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ मैं। क्या हुआ? क्या तुम मुझे डिलीवरी नहीं दे सकते? आज उसके चेहरे पर पहले जैसी ठंडक नहीं थी। वह चुपचाप मेरी तरफ देख रही होती है, जैसे मेरे रिएक्शन का इंतजार कर रही हो। जिस पर मैं केक उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ, ये रहा आपका केक, एंजॉय कीजिए। मैं केक उसकी तरफ बढ़ाता हूँ और वापस मुड़कर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह काफी देर तक केक लेने के लिए हाथ ही नहीं बढ़ाती। उसकी आंखें बस लगातार मुझे देखती रहती हैं। इस समय उसने एक ढीला ढाला नाइट सूट पहना हुआ था। बिना किसी मेकअप के भी उसकी खूबसूरती छिप नहीं रही थी, लेकिन मैं उसकी आंखों में सीधा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बाहर से मैं शांत दिखाई देता हूँ, लेकिन मेरे दिल में काफी समय से तूफान उठा हुआ था। मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था कि वह डिलीवरी ऐप के जरिए मुझे ढूंढ निकालेगी और खास तौर पर मेरा नाम चुनकर ऑर्डर भी करेगी। जिस पर इस समय मुझे सब कुछ बेहद उलझा हुआ महसूस होने लगता है। सिर्फ हालात ही नहीं, मेरा दिल भी बुरी तरह बेकाबू होकर धड़क रहा था। मैं केक यहीं रख देता हूँ, मुझे अभी और ऑर्डर भी डिलीवर करने हैं। जिस पर मैं मौका देखकर उसकी तरफ एक नजर डालता हूँ, लेकिन अगले ही पल मैं चौंक जाता हूँ। उसकी आंखें अचानक लाल हो जाती हैं और आंसू उसकी आंखों के कोनों से बहने लगते हैं। वह लगातार मुझे देखते हुए कहती है, तुनिशी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत महान हो? क्या तुम्हें लगता है कि खुद को कुर्बान करके दूसरों की जिंदगी रोशन करना बहुत बड़ी बात होती है? जिस पर मैं उसकी तरफ देखता हूँ और मेरी मुट्ठियां कस जाती हैं। मुझे महसूस होता है कि मेरे नाखून मेरी हथेलियों में धंसने वाले हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं समझा नहीं। जिसके जवाब में वह कहती है, तुम अभी भी मेरे सामने एक्टिंग कर रहे हो? तुनिशी, मुझे अब पता चल गया है कि तुम कितने अच्छे एक्टर हो। अगर पहले पता होता तो मैं तुम्हें किसी डायरेक्टर से रिकमेंड कर देती। तुम तो पक्का एक फेमस स्टार बन जाते। वह यह सब कहते हुए लगातार रोती रहती है। उसे इस तरह देखकर मेरा दिल बुरी तरह दर्द करने लगता है, लेकिन इस समय मुझे सच में समझ नहीं आता कि मैं उसका सामना कैसे करूं। मैं उसे क्या कह सकता था? मैं तो पहले ही बेबसी की सबसे गहरी खाई में गिर चुका था। अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। न ही मैं उसकी मदद कर सकता था और न ही उसकी जिंदगी पर बोझ बनना चाहता था। जिस पर इस समय मेरे अंदर उससे नजर मिलाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। मैं केक को नीचे रख देता हूँ और सीने में उठ रहे दर्द को दबाते हुए वापस मुड़ जाता हूँ। जैसा कि उसने खुद कहा था, हम दोनों की राहें बहुत पहले ही अलग हो चुकी थीं। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहना चाहिए था। लेकिन जैसे ही मैं जाने के लिए कदम बढ़ाता हूँ, अचानक वह मेरी तरफ दौड़ती है और पीछे से मुझे कसकर पकड़ लेती है। उसकी सिसकियों से भरी आवाज मेरे कानों में गूंजती है, तू निशी, इस बार मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज, इस बार मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। उसके आंसू जल्दी ही मेरी शर्ट को भिगो देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे मेरी स्किन के अंदर तक उतर गए हों और मुझे पूरी तरह डुबो रहे हों। नुयन, छोड़ो मुझे। जिस पर मैं लियू नुयन के हाथ हटाने की
कोशिश करता हूँ, लेकिन वह चाहे कुछ भी हो जाए मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। मुझे सब पता चल गया है। तो निशी, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? क्या तुम्हें हमारी बातें याद नहीं है? क्या तुम्हें हमारे वादे याद नहीं है? हमने कहा था कि हम सुख दुख दोनों में साथ रहेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ खुशियों में तुम्हारे साथ रह सकती हूँ लेकिन मुश्किलों में नहीं? अगर तुम बीमार हो गए हो तो क्या हुआ, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारी देखभाल कर सकती हूँ। जिस पर वह और जोर जोर से रोने लगती है। मुझे डर होता है कि कहीं कोई अनचाही परेशानी न खड़ी हो जाए। आखिर उसकी पहचान अब बहुत खास थी। अगर किसी ने उसे यहाँ देख लिया तो बड़ी समस्या हो सकती थी। जिस पर मैं मन ही मन लंबी सांस लेता हूँ और कहता हूँ, नुये, चलो अंदर जाकर बात करते हैं। यह सुनकर वह धीरे धीरे मुझे छोड़ती है, लेकिन फिर भी मेरी शर्ट का किनारा मजबूती से पकड़े रहती है, जैसे उसे डर हो कि मैं फिर से गायब हो जाऊंगा। इसके बाद मैं केक उठाता हूँ और उसके साथ अंदर चला जाता हूँ। घर के अंदर का एरिया बहुत बड़ा था और हर चीज बेहद साफ सुथरी दिखाई देती है, जिस पर मेरी नजर दीवारों पर लगी तस्वीरों पर पड़ती है। वहाँ हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमारी साथ की ढेर सारी फोटोज लगी हुई थीं। ग्रेजुएशन से लेकर बड़े शहर में संघर्ष करने तक का हर पल उन तस्वीरों में मौजूद था। उन्हें देखकर मेरी पुरानी यादें एक एक करके वापस लौटने लगती हैं, जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ, यह लड़की सच में बेवकूफ है, बहुत ज्यादा बेवकूफ। आज वह एक बड़ी स्टार बन चुकी थी। उसका फ्यूचर बेहद उज्जवल था। ऐसी तस्वीरें घर में रखना किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं था। अगर किसी गलत इरादे वाले इंसान की नजर इन पर पड़ जाती तो यही तस्वीरें उसके करियर को खत्म करने का हथियार बन सकती थीं। मैं केक टेबल पर रख देता हूँ, फिर पूछता हूँ, आज तुम्हारा बर्थडे तो नहीं है? जिस पर वह जवाब देती है, मेरा नहीं, तुम्हारा बर्थडे है। मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, मेरा बर्थडे तो निकल गया। उसकी आंखें फिर लाल हो जाती हैं। मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बर्थडे लेट सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। बस केक खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, ठीक है? अब उसकी आवाज पहले जैसी तेज नहीं थी। वह बेहद नरम, बेहद प्यारी और बहुत संभल कर बात कर रही थी। शायद ही कोई यकीन करे कि लाखों लोगों की पसंदीदा सुपरस्टार एक साधारण डिलीवरी बॉय के साथ इस तरह पेश आ सकती है। उसे इस तरह देखकर कई बातें मेरे होंठों तक आती हैं, लेकिन मैं उन्हें फिर निगल जाता हूँ, क्योंकि मेरी बीमारी अब इलाज के दायरे से बहुत दूर जा चुकी थी। मैं बुझते हुए दीपक की तरह था जो कभी भी बुझ सकता था। और सच यह भी था कि मैं और वह अब दो अलग अलग दुनियाओं के लोग बन चुके थे। जिस पर वह जिद करते हुए कहती है, पहले केक खाओ। नहीं, पहले प्रॉमिस करो। मैं आखिरकार सिर हिलाता हूँ, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मेरी बात सुनते ही लियो न्यूयन के चेहरे पर खुशियों से भरी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद वह केक पर कैंडल्स लगाती है। मोमबत्तियों की रोशनी में उसकी लंबी पलकों का हल्का कंपन उसे और भी खूबसूरत बना देता है। वह मुझे विश मांगने के लिए कहती है, जिस पर मैं आंखें बंद करके विश मांगता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं आंखें खोलता हूँ, देखता हूँ कि वह फिर से रो रही है। मैं धीरे से उसके आंसू पोंछते हुए पूछता हूँ, फिर क्यों रो रही हो? जिसके जवाब में वह कहती है, मुझे डर लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ, पगली, ऐसा नहीं होगा। जिस पर वह जल्दी से कहती है, तुम चिंता मत करो, अब मेरे पास पैसे हैं, हम तुम्हारा इलाज करवा सकते हैं। अगर हमारे देश में इलाज नहीं हुआ तो हम विदेश जाएंगे। मैं उसे देखकर पूछता हूँ, और तुम्हारा एक्टिंग करियर? जिस पर वह बिना सोचे जवाब देती है, मुझे करियर नहीं चाहिए, मुझे सुपरस्टार भी नहीं बनना, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसे इस तरह बात करते देखकर लगता है जैसे वह फिर से वही मासूम लड़की बन गई हो जो कभी बड़ी ही नहीं हुई। इसके बाद वह धीरे से कहती है, हॉस्पिटल में दूसरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तभी मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने लोगों से पूछताछ की और मुझे पता चला कि तुम गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो। लेकिन अब सब पहले जैसा नहीं है, अब हमारे पास पैसे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस बीमारी को जरूर हरा दोगे। जिस पर वह उम्मीद से भरी आंखों के साथ मुझे हौसला देती रहती है। बाहर से आती धूप पूरे कमरे को गर्माहट से भर देती है। तभी वह अचानक पूछती है, तो निशी, तुमने क्या विश मांगी थी? मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। विश अगर बता दी जाए तो पूरी नहीं होती। जिस पर वह गंभीरता से सिर हिलाती है। सही कह रहे हो, मेरी बीमारी की वजह से मैं केक का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा खा पाता हूँ। इसके बाद लियू न्यूये मुझे और केक खाने नहीं देती। फिर वह ऑनलाइन फैली उन अफवाहों के बारे में बताने लगती है जो उसके और हाक सोई को लेकर फैली थीं। वह कहती है, वो सब झूठ था, लेकिन हाक सोई ने सच में मेरा पीछा किया था। और तुमने? जिस पर वह तुरंत जवाब देती है, मैंने मना कर दिया था, तुम्हारे अलावा मैं किसी और आदमी को देख भी नहीं सकती। लियू एन मुझे ये सब इतने ध्यान से समझाती है कि ऐसा लगता है जैसे उसे डर हो कि कहीं मैं गलत न समझ लूं या फिर जलन महसूस न करूं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। फिर वह मेरी तरफ देखकर कहती है, चलो अब हॉस्पिटल चलते हैं। जिस पर मैं धीरे से सिर हिला देता हूँ और फिर लियू न्यूयन की व्यवस्था के अनुसार हम दोनों हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। लियू न्यूयन मेरे एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज बहुत आसानी से पूरी कर देती है। वह मेरे लिए सबसे अच्छा रूम अरेंज करती है, सबसे बेहतरीन स्पेशलिस्ट्स को बुलाती है और पूरे देश के मशहूर डॉक्टर्स से कांटेक्ट करना शुरू कर देती है ताकि मेरे इलाज का कोई रास्ता निकल सके। जिस पर वह लगातार मुझे भी समझाती रहती है, तुम बस आराम से इलाज करवाओ, बाकी किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन इस दौरान मैं नोटिस करता हूँ कि उसका फोन
फोन लगातार बजता रहता है। कई बार वह कॉल उठाकर सामने वाले इंसान से बहस करने लगती है, जिस पर मैं ऑनलाइन न्यूज भी देखने लगता हूँ। वहाँ हर तरफ उसके बारे में नेगेटिव आर्टिकल्स छपे हुए थे। किसी ने लिखा था कि लियू न्यूयेन को स्टार सिंड्रोम हो गया है, कोई कह रहा था कि वह फिल्म क्रू ज्वाइन नहीं कर रही, और देखते ही देखते उसके खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैलने लगती हैं। उस रात मैं हॉस्पिटल बेड पर लेटा होता हूँ। दर्द इतना ज्यादा था कि मुझे नींद ही नहीं आती, जिस पर मैं बगल में नजर घुमाता हूँ और लियू न्यूयन को गहरी नींद में सोता हुआ देखता हूँ। उसे देखकर मेरा दिल भर आता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे उसकी कही हुई बातें याद आने लगती हैं। तुम्हें किसी केयर टेकर की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो। इस बार मैं तुम्हारा अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। मैं बदल चुकी हूँ। मैं पहले वाली लियू न्यूयेन नहीं हूँ जिसे कुछ नहीं आता था। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तब तक करूंगी जब तक तुम ठीक होकर हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ जाते। उसकी ये बातें सुनकर मेरा दिल और ज्यादा दर्द करने लगता है। मैं जानता था कि मैंने सालों पहले जो बातें उससे कही थीं, वह आज तक उन्हें अपने दिल में संभाल कर रखे हुए थी। हमारे दोबारा मिलने के बाद उसने खुद को बदलने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह जितना ज्यादा मेरे लिए करती थी, मैं उतना ही ज्यादा दुखी हो जाता था। इन दिनों मैं उसे लगातार भाग दौड़ करते हुए देखता हूँ। वह इतनी थक चुकी थी कि उसके चेहरे से ही थकान साफ दिखाई देती थी। ऊपर से इंटरनेट पर उसके खिलाफ नेगेटिव न्यूज की बाढ़ आ चुकी थी। अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो उसका करियर सच में बर्बाद हो सकता था। और मैं तो एक ऐसा इंसान था जिसके पास जीने के लिए कुछ ही महीने बचे थे। मैं कैसे उसकी जिंदगी को भी अपने साथ बर्बाद होने देता? शायद वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए कुछ ही देर बाद बेड के पास बैठे बैठे सो गई, जिस पर मैं धीरे धीरे उठकर बैठता हूँ। मैं हर हरकत बहुत सावधानी से करता हूँ ताकि कोई आवाज ना हो। फिर धीरे धीरे डोर तक पहुंच जाता हूँ, लेकिन डोर पर पहुंचने के बाद भी मेरे कदम आगे नहीं बढ़ते। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा होकर लियो न्यूयन को देखता रहता हूँ। मैं सच में उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। यह लगाव, यह मोह, यह दर्द मेरे पूरे शरीर में फैल चुका था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आखिरकार मैं रूम से बाहर निकल जाता हूँ। कुछ समय बाद मैं हॉस्पिटल भी छोड़ देता हूँ। फिर वापस अपने किराए वाले कमरे में पहुंचकर अपना सामान पैक करता हूँ और रेलवे स्टेशन जाकर एक टिकट खरीद लेता हूँ। ट्रेन पूरे एक दिन और एक रात तक चलती रहती है, जिस पर अगले दिन शाम को मैं एक बिल्कुल अनजान शहर में पहुंच जाता हूँ। वहां पहुंचते ही मैं एक बार फिर लियो न्यूयन के सारे कॉन्टैक्ट मेथड्स ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि अब हमारे बीच कोई भविष्य नहीं बचा था। मैं उसकी जिंदगी और करियर को अपनी वजह से बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। इसके बाद मुझे पता चलता है कि लियो न्यूयन मुझे ढूंढने के लिए हर जगह कांटेक्ट कर रही है। उसने मेरे पुराने रूममेट तक से बात की थी, जिस पर एक दिन मेरे रूममेट का कॉल आता है। वह हैरानी से कहता है, तो निशी, एक टॉप स्टार तुम्हें ढूंढ रही है। शुरू में तो मुझे लगा था कि शायद कोई और होगा जिसका नाम भी तुम्हारे जैसा है। तो निगी, तुम आखिर हो कहाँ? लेकिन मैं उसे अपनी लोकेशन नहीं बताता। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, अगर लियो न्यूयन कांटेक्ट करे तो उससे कहना मुझे मत ढूंढे। इसके बाद भी लियो न्यूयन अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए मुझे ढूंढती रहती है। वह हर संभव कोशिश करती है, लेकिन मैं अपने दिल को कठोर बनाकर उसके सामने नहीं आता। फिर एक दिन मुझे पता चलता है कि न्यूयन डंग नाम वाला अकाउंट इंटरनेट यूजर्स ने ढूंढ निकाला है, और सबको पता चल गया था कि वह लियो न्यूयन का सीक्रेट अकाउंट था। ये ऐसी बात थी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और शायद ये भी उन अनगिनत सरप्राइज में से एक था जो उसने मुझे दिए थे। लेकिन मैं जानता था कि छोटी तकलीफ लंबी तकलीफ से बेहतर होती है, इसलिए मैंने तय कर लिया था कि यहीं सब खत्म हो जाना चाहिए। लियो न्यूयन को जब पता चलता है कि मैं फिर गायब हो गया हूँ, तब वह लगभग पागलों की तरह मुझे ढूंढने लगती है, जिस पर मैं इस नए शहर में ही रुक जाता हूँ। शहर के बाहरी इलाके के जंगलों के बीच एक पैलेटिव केयर हॉस्पिटल था। वह जगह बेहद शांत थी। रात में वहां से पूरा आसमान दिखाई देता था, जिसमें अनगिनत सितारे चमकते रहते थे। मैंने उसके सारे कॉन्टैक्ट्स ब्लॉक कर दिए थे, लेकिन फिर भी एक नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर हर दिन उसकी पोस्ट्स चुपचाप देखता रहता था। फिर एक रात जब दर्द इतना बढ़ जाता है कि मेरी चेतना लगभग खत्म होने लगती है, तभी अचानक मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। तो निशी, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझे देख रहे हो। मुझे यह भी पता है कि तुम बीमार हो और बहुत दर्द में हो, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि हम साथ में सितारे देखेंगे। तुम पहले ही एक बार अपना वादा तोड़ चुके हो, दूसरी बार ऐसा मत करना। ये मैसेज पढ़ते ही मैं फोन को कसकर पकड़ लेता हूँ और मेरी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगते हैं। अगले दिन सुबह मेरे रूम का डोर धीरे से खुलता है, जिस पर लियो न्यूयेन अंदर दौड़कर आती है और मुझे कसकर गले लगा लेती है। वह ऐसे रो रही थी जैसे कोई खोया हुआ बच्चा आखिरकार अपना घर ढूंढ चुका हो। इस बार तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो निशी, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। मैं उसकी कांपती हुई बॉडी महसूस कर सकता था। उसके गर्म आंसू मेरी शर्ट को पूरी तरह भिगो रहे थे। मैंने उसे कभी इतनी बुरी तरह रोते हुए नहीं देखा था। वह बिना कुछ छिपाए पूरी तरह टूट कर रो रही थी। काफी देर बाद मेरी आवाज वापस निकलती है। वह इतनी भारी हो चुकी थी जैसे किसी खुरदुरी
सतह पर कुछ घिस रहा हो। नुये, तुम्हें मेरी हालत पता है, मुझे लास्ट स्टेज स्टमक कैंसर है, मेरे पास 3 महीने भी नहीं बचे हैं। जिस पर वह सिर उठाती है। उसकी आंखें रो रो कर पूरी तरह सूज चुकी थीं। वह सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहती है, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। तुनिगी, क्या तुम्हें लगता है कि अगर दुनिया के कुछ डॉक्टर्स ने हार मान ली तो इसका मतलब सच में कोई उम्मीद नहीं बची? यह कहकर वह मुझे अंदर ले जाती है और अपने बैग से एक मोटी फाइल निकालती है। ये अमेरिका, जर्मनी और जापान के 3 सबसे बड़े कैंसर सेंटर्स की रिमोट कंसल्टेशन रिपोर्ट्स हैं। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी हालत मुश्किल जरूर है, लेकिन पूरी तरह निराशाजनक नहीं। तुम्हारी जेनेटिक रिपोर्ट्स में कुछ ऐसे म्यूटेशंस मिले हैं जिन पर टारगेटेड थेरेपी काम कर सकती है। और हाल ही में हमारे देश में भी के टीआई सेल इम्यूनोथेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ है, जो तुम्हारे केस के लिए सूटेबल हो सकता है। मैं उन मेडिकल रिपोर्ट्स को देखता रह जाता हूँ। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। फिर वह धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें याद है, तुमने मुझसे कहा था कि चाहे फ्यूचर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें सितारों जैसा बनना चाहिए। कभी कभी बादल उन्हें छिपा देते हैं, लेकिन वे सच में कभी गायब नहीं होते। जिस पर मैं उसकी तरफ देखता हूँ, उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ता दिखाई देती है। अब तुम्हारी बारी है मेरे स्टार बनने की। वह मेरे सामने आकर मेरा हाथ पकड़ लेती है। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? क्या हम फिर से साथ लड़ सकते हैं? ठीक वैसे ही जैसे हमने एक दूसरे से वादा किया था, सुख दुख में हमेशा साथ रहने का वादा। उस पल मैं उसकी आंखों में पूरे आसमान के सितारों की चमक देख सकता था। और आखिरकार ये मैं मना नहीं कर पाता। इसके बाद इलाज शुरू होता है, लेकिन यह सफर हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन साबित होता है। टारगेटेड थेरेपी की साइड इफेक्ट्स बहुत गंभीर थीं। मुझे बार बार उल्टियां होती थीं, लगातार तेज बुखार आता था, पूरा शरीर दर्द से भरा रहता था। और केटीआई इम्यूनोथेरेपी से पहले की कीमोथेरेपी तो मेरी लगभग सारी ताकत ही छीन लेती है। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, वह थी लियू न्यूयन की मौजूदगी। वह हर दिन मेरे साथ रहती है, मुझे हिम्मत देती है, मुझे संभालती है, और उसकी वजह से इलाज का हर मुश्किल दिन पहले से थोड़ा आसान लगने लगता है। लियू न्यूयन पिछले पूरे 3 महीनों का काम दोबारा अरेंज कर देती है और सिर्फ सबसे ज्यादा जरूरी कामों को ही हॉस्पिटल के कमरे से हैंडल करती है, जिस पर मैनेजर लगभग पागल होने की हालत में पहुंच जाता है। लेकिन लियू न्यूयन का रवैया पूरी तरह से दृढ़ होता है। वह कहती है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, फिल्में दोबारा शूट की जा सकती हैं, लेकिन कुछ लोग अगर एक बार खो जाएं तो फिर हमेशा के लिए खो जाते हैं। जिसके बाद हॉस्पिटल के कमरे में हम दोनों एक दूसरे को फिर से समझना शुरू करते हैं, जिस पर मुझे एहसास होता है कि लियू न्यूयन अब पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही है। अब वह डॉक्टर्स के साथ पूरी प्रोफेशनल तरीके से ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस कर सकती है और सी स्टूडियो के क्राइसिस को भी शांत दिमाग से संभाल लेती है। वहीं जब मैं खाना खाने से मना करता हूं तो वह सख्त चेहरा बनाकर मुझे डांटती है। और फिर उन रातों में जब दर्द मुझे बुरी तरह तोड़ रहा होता है, वह पूरी रात मेरा हाथ पकड़कर बैठी रहती है और धीरे धीरे गाना गाती है, जिस पर उसे भी एक ऐसे इंसान का नया रूप देखने को मिलता है जो अब पहले जैसा सर्वशक्तिमान प्रोटेक्टर नहीं रहा। मैं थेरेपी के दर्द से रो भी पड़ता हूँ, बाल झड़ने की वजह से खुद को लेकर इन्फीरियर भी फील करता हूँ, और कभी कभी दर्द के कारण अपना गुस्सा भी कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन लियो न्यूयेन इन सब चीजों को बेहद प्यार से स्वीकार करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कई साल पहले मैंने उस छोटी सी काउंटी से बड़े शहर आई हुई घबराई और अनजान सी लड़की को अपनाया था। जिस पर वह मुस्कुराकर पूछती है, तुम्हें याद है, कॉलेज के दूसरे साल मुझे एक्यूट अपेंडिसिटिस हुआ था और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। तब तुम पूरे 1 हफ्ते क्लासेस छोड़कर मेरी देखभाल करने आए थे। इसके बाद एक दोपहर वह सेब छीलते हुए कहती है, उस समय तुम बहुत अनाड़ी थे, सिर्फ खिचड़ी बनाने गए थे, लेकिन उसे भी जला दिया था। फिर भी मैंने पूरी खिचड़ी खा ली थी और कहा था कि बहुत स्वादिष्ट है, क्योंकि वह तुम्हारे हाथों की बनी हुई थी। यह कहते हुए वह सेब को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अपने हाथों से मुझे खिलाती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, अब मेरी बारी है। इसके बाद ट्रीटमेंट के तीसरे महीने में मेरी बीमारी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। नई स्कैन रिपोर्ट दिखाती है कि ट्यूमर काफी छोटा हो चुका है, कुछ मेटास्टैटिक लीजन्स पूरी तरह गायब हो गए हैं, जिस पर डिपार्टमेंट हेड हान रिपोर्ट को देखकर अपनी एक्साइटमेंट छिपा नहीं पाते। वह कहते हैं, यह सच में एक मिरेकल है, इम्यूनोथेरेपी का असर तुम्हारे ऊपर बेहद शानदार रहा है। यह सुनते ही लियो न्यूयेन वहीं खड़ी खड़ी रो पड़ती है, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू होते हैं। उसी रात हम दोनों चुपके से हॉस्पिटल की छत पर चढ़ जाते हैं। नीचे शहर की रोशनियां चमक रही होती हैं, लेकिन जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तब भी कुछ सबसे चमकीले सितारे साफ नजर आते हैं, जो अंधेरे के बीच भी लगातार चमक रहे होते हैं। जिस पर लियो न्यूयेन आसमान की तरफ इशारा करके कहती है, शुनी देखो, बिल्कुल हमारी तरह, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, कहीं ना कहीं से रोशनी जरूर आती है। यह सुनकर मैं उसका हाथ कसकर पकड़ लेता हूँ और कहता हूँ, धन्यवाद, तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद और 3 महीने गुजर जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि मेरी बीमारी अब स्टेबल स्टेज में पहुंच चुकी है। हालांकि अभी भी रेगुलर ट्रीटमेंट और फॉलोअप की जरूरत होती है, लेकिन अब यह किसी डेथ सेंटेंस की तरह नहीं रह गई है। जिस दिन मुझे डिस्चार्ज किया जाता है उस दिन लियो न्यूयन एक साधारण कार चलाकर मुझे लेने आती है। वहां कोई मीडिया नहीं होता, कोई फैंस नहीं होते, सिर्फ हम दोनों होते हैं। जिस पर वह पूछती है, कहाँ जाना चाहते हो? मैं बिना सोचे जवाब देता हूँ, घर। यह सुनकर वह मुस्कुरा देती है, लेकिन कार उस लग्जरी अपार्टमेंट की तरफ नहीं जाती
जहां वह रहती है, बल्कि वह पुराने इलाके की तरफ बढ़ती है जहां हमने सबसे पहले किराए का घर लिया था। कुछ देर बाद कार एक पुराने परिचित रेजिडेंशियल बिल्डिंग के सामने रुकती है, जिसे देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ। जिस पर वह कहती है, मैंने यह जगह वापस खरीद ली है, हमारा पहला घर। मैंने इसे थोड़ा रिनोवेट करवाया है और एलिवेटर भी लगवा दिया है, लेकिन इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बदला। जैसे ही मैं दरवाजा खोलकर अंदर जाता हूँ, यादें लहरों की तरह लौट आती हैं। छोटा सा लिविंग रूम जहां हम साथ बैठकर मूवीज देखते थे, तंग सा किचन जहां मैंने पहली बार टोमेटो एक डिश बनानी सीखी थी, और वह छोटा सा बालकनी जहां मैंने भविष्य के अनगिनत सपने देखे थे। अब यह जगह पहले से ज्यादा गर्मजोशी और सुकून से भरी हुई लगती है। दीवारों पर हमारी तस्वीरें टंगी होती हैं। स्कूल के दिनों से लेकर रेड कारपेट पर मेरे चमकते पलों तक की हर याद वहां मौजूद होती है। उसी पल मुझे लगता है कि आखिरकार मैंने सब कुछ समझ लिया है। जिस पर लियो न्यूयेन पीछे से मुझे गले लगाकर कहती है, हम हमेशा अतीत में नहीं जी सकते, लेकिन अतीत को पूरी तरह छोड़ भी नहीं सकते। यही वह जगह है जहां से हमने शुरुआत की थी, और अब हम यहीं से फिर से शुरुआत करेंगे। इसके बाद 1 साल गुजर जाता है। एक रात हम फिर उसी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं जहां कभी हमने अनगिनत बार तारों भरा आसमान देखा था। डॉक्टर्स की नई रिपोर्ट बहुत अच्छी आती है। कैंसर मार्कर्स लगातार कम हो रहे होते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर यही स्थिति बनी रही तो लंबे समय तक ट्यूमर के साथ सामान्य जीवन जीना संभव होगा, और शायद क्लिनिकल क्योर भी हासिल हो जाए। वहीं लियू न्यूयेन की नई फिल्म को एक बड़े अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिलता है, लेकिन वह सारी सेलिब्रेशन पार्टीज ठुकरा देती है और जिद करती है कि आज की रात वह मेरे साथ यहीं बिताएगी। जिस पर वह तारों की तरफ देखते हुए कहती है, सुनी, 10 साल पहले जब हम प्यार में पड़े थे तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही तारों भरा आसमान था। यह कहते हुए वह अपनी पॉकेट से एक छोटा बॉक्स निकालती है। मैं बॉक्स खोलता हूं तो उसके अंदर 2 साधारण रिंग्स रखी होती हैं, जिनके अंदर एक लाइन खुदी होती है, सितारों को गवाह बनाकर इस जीवन में कभी पछतावा नहीं। जिसके बाद वह मेरी आंखों में देखते हुए पूछती है, अब मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम अपनी बाकी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगे? चाहे अच्छे दिन हो या बुरे, सेहत हो या बीमारी, सफलता हो या मुश्किलें। मैं तुरंत जवाब नहीं देता, बल्कि एक घुटने पर बैठ जाता हूँ। रिकवरी पीरियड में होने की वजह से यह हरकत मेरे लिए आसान नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं पूरी गंभीरता के साथ ऐसा करता हूँ। जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, लियू न्यूयेन, यह बात तो मुझे पहले कहनी चाहिए थी। 10 साल पहले मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें खुशियां दूंगा, लेकिन बीच रास्ते में मैं ही भाग गया। धन्यवाद कि तुम मुझे वापस ले आई, मुझे सब ठीक करने का एक मौका दिया। यह कहते हुए मैं रिंग उठाता हूँ और गहरी सांस लेता हूँ। आज मैं एक बार फिर वादा करता हूँ, अपनी बाकी पूरी जिंदगी मैं तुमसे प्यार करूंगा, अपना ख्याल रखूंगा, तुम्हारे साथ हर सनराइज देखूंगा और हर रात सितारों को निहारूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जो तारों की रोशनी में चमकते रहते हैं। जिस पर वह रोते हुए मुस्कुराती है और कहती है, मैं तैयार हूँ। अगले ही पल रिंग्स हमारी उंगलियों में पहनाई जाती हैं। पहाड़ के नीचे शहर की रोशनियां चमक रही होती हैं और ऊपर आसमान सितारों से भरा होता है, जबकि हमारे हाथ एक दूसरे को इतनी मजबूती से पकड़े होते हैं जैसे हमने पूरे यूनिवर्स की सारी गर्माहट अपने हाथों में समेट ली हो। इसके बाद हम उसी पहाड़ की चोटी पर वेडिंग फोटोशूट करवाते हैं, जहां तारों भरा आसमान बैकग्राउंड बनता है और सुबह की पहली किरणें वेल का काम करती हैं। आगे चलकर मेरी बीमारी लगातार स्टेबल रहती है। डॉक्टर्स भी इसे मेडिकल मिरेकल कहने लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मिरेकल ये नहीं होता। सबसे बड़ा मिरेकल ये होता है कि चाहे हमने कितने भी लंबे चक्कर लगाए हों, आखिरकार हम फिर से एक दूसरे के पास लौट आए। और तब हमें समझ आता है कि सच्चा प्यार त्याग नहीं होता, बल्कि साथ चलना होता है। छिपाना नहीं, बल्कि मिलकर सामना करना होता है। अकेले तूफानों को झेलना नहीं, बल्कि मिलकर एक ऐसी छत बनाना होता है जो हवा और बारिश दोनों से बचा सके। फिर एक और तारों भरी रात आती है। लियू न्यूयेन मेरे कंधे पर सिर टिकाए बैठी होती है। हमारे हाथ एक दूसरे में उलझे होते हैं और हमारी रिंग्स चांदनी में हल्की सुनहरी चमक बिखेर रही होती हैं। जिस पर वह आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से पूछती है, सुनी, उस तारे को देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह पिछले साल से थोड़ा ज्यादा चमक रहा है? जिस पर मैं उसकी उंगली के इशारे की तरफ देखता हूँ और हल्के से मुस्कुरा देता हूँ। फिर उससे कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि वह तारा पहले से ज्यादा चमक रहा है, बल्कि अब हमारी आंखें रोशनी को ढूंढना सीख गई हैं। यह सुनकर लियू न्यूयेन मेरी तरफ मुड़ती है और धीरे से मेरे गाल पर किस कर देती है, जिस पर वह मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल सही, क्योंकि अब हम जानते हैं कि चाहे रात कितनी भी गहरी और अंधेरी क्यों न हो, सितारे कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते जो उनका इंतजार करते हैं।